एशिया में कई बड़े राष्ट्रवादी नेताओं के लिए ना सत्ता तक पहुंचने का रास्ता अक्सर जेल की कोठरी से होकर गुजरता था। ये एक बड़ा ही अजीब सा पैटर्न है, जहां आज़ादी के लिए लड़ने की कीमत अक्सर खुद की आज़ादी चुकानी पड़ती थी। तो इस पूरी पड़ताल की शुरुआत इसी एक सवाल से होती है। जिन लोगों की हम आज बात करने वाले हैं, उनके लिए ये कीमत थी उनकी अपनी आज़ादी। सोचिए, एक देश बनाने के लिए अपनी ही आज़ादी को दांव पर लगा देना। ये वो दौर था जब पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में आप कह सकते हैं आज़ादी की एक लहर सी दौड़ रही थी। बर्मा से लेकर भारत तक लोकल लीडर्स ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंकने के लिए एक हो रहे थे, और वो इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थे। चलिए अब इस कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। हम साम्राज्य के दो अलग अलग कोणों से दो ऐसे नेताओं की कहानी देखेंगे जिनका मकसद तो एक था, पर किस्मत बिल्कुल अलग थी। तो एक तरफ थे बर्मा के बा मौ, यूरोप से पढ़े लिखे एक वकील जो आगे चलकर देश के पहले प्रधानमंत्री भी बने, और दूसरी तरफ थे भारत के सुभाष चंद्र बोस, एक बेहद करिश्माई क्रांतिकारी। दोनों अपने अपने देश के बड़े नेता थे और दोनों का दुश्मन भी एक ही था, ब्रिटिश राज। अब हम आते हैं कहानी के सबसे अहम हिस्से पर। इन नेताओं के लिए एक पॉलिटिकल कैदी होने का मतलब आखिर था क्या? ये सिर्फ कोई सियासी चाल नहीं थी, ये एक बहुत ही कड़वी, एक क्रूर हकीकत थी। बॉस के ये शब्द उस कठोर हकीकत की एक छोटी सी झलक देते हैं जिसका उन्होंने सामना किया। ये कोई सिंबॉलिक कैद नहीं थी, ये एक असली दमनकारी तजुर्बा था जिसने इन नेताओं के इरादों को और भी पक्का किया। बोस ने जो कुछ लिखा है ना, वो वाकई चौंकाने वाला है। उन्होंने मांडेले जेल को लकड़ी के पिंजरों वाला एक चिड़ियाघर कहा, जहां कैदी पूरी तरह से मौसम के रहमो करम पर थे। कलकत्ता के एक पुलिस स्टेशन को तो उन्होंने धरती पर नरक तक कह दिया। ये हालात बनाए ही इसलिए गए थे कि इंसान टूट जाए, लेकिन इन नेताओं के लिए यही जगह उनके संकल्प को और मजबूत करने वाली भट्टी बन गई। जहां बोस का तजुर्बा बहुत गहरा और फोकस्ड था, वहीं बामों की जिंदगी तो जैसे जेल के ही इर्द गिर्द घूमती रही। उनके लिए जेल जाना कोई एक घटना नहीं थी, बल्कि उनकी सियासी जिंदगी का एक ऐसा चक्र था जो बार बार लौट कर आता था। बंदी माँ की जिंदगी इस चक्र का एक जीता जागता उदाहरण है। देखिए, पहले उन्हें उपनिवेशवादियों यानी अंग्रेजों ने जेल में डाला, फिर जंग के बाद जो जीते यानी मित्र राष्ट्रों ने, और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि आखिर में उन्हें उसी आज़ाद मुल्क की सरकार ने कैद किया जिसे बनाने में उन्होंने खुद मदद की थी। और फिर कहानी में आता है एक बहुत बड़ा, एक नाटकीय मोड़। दूसरे विश्व युद्ध ने एशिया का पूरा नक्शा ही बदल दिया और जेल में बंद इन राष्ट्रवादियों के सामने एक बहुत मुश्किल सवाल खड़ा कर दिया। उनका दुश्मन था ब्रिटिश साम्राज्य। उसी की जेलों में वो बंद थे, अपनी आज़ादी का सपना दिल में दबाए हुए। और तभी एंट्री होती है जापानी साम्राज्य की, एक नई ताकत जो पूरे एशिया में बहुत तेजी से फैल रही थी। इसने ब्रिटिश कंट्रोल को सीधी चुनौती दी और इस इलाके में पावर का बैलेंस हमेशा के लिए बदल गया। यही वो कश्मकश थी जिससे इन नेताओं को जूझना पड़ा। क्या एक साम्राज्य से लड़ने के लिए दूसरी साम्राज्यवादी ताकत का साथ देना सही था? ये एक बहुत बड़ा जुआ था। तो उन्होंने एक प्रैक्टिकल रास्ता चुना। बामा ब्रिटिश जेल से भाग निकले और जापानियों ने उन्हें एक आज़ाद बर्मा का लीडर बना दिया। वहीं बोस ने जापान के साथ मिलकर मशहूर इंडियन नेशनल आर्मी बनाई, जिसका मकसद था भारत को फौजी ताकत से आज़ाद कराना। मतलब उन्होंने अपने पुराने दुश्मन को हराने के लिए एक नए अनजाने साथी पर दांव लगा दिया। तो चलिए अब देखते हैं कि इस जुए का, इस बड़े दांव का अंजाम क्या हुआ, क्योंकि जंग खत्म होने के बाद इन दोनों नेताओं की किस्मत ने बिल्कुल अलग अलग मोड़ लिया। सुभाष चंद्र बोस की 1945 में एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई और वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक शहीद, एक अमर प्रतीक बन गए। दूसरी तरफ बान मौ को जंग के बाद मित्र राष्ट्रों ने फिर से जेल में डाल दिया। वो बर्मा लौटे तो सही, लेकिन कभी दोबारा सत्ता में नहीं आ पाए और आखिर में उन्हें अपने ही देश की सरकार ने एक आखिरी बार जेल में डाल दिया। उनकी कहानी में एक अजीब सी उदासी है, एक ट्रेजेडी है। और ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। बा माँ की जिंदगी का ये पूरा चक्र हमें सत्ता, आज़ादी और क्रांति के बारे में आखिर बताता क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही मौजू है।